चलिए बेटा हम स्टार्ट करते हैं अपना रिमेनिंग टॉपिक डीडी ट्रांजिशन के कारण कलर। अब पहले तो ये समझें कि डीडी ट्रांजिशन की कारण जो कलर है ये थॉट कहाँ से आया। दरअसल कुछ कंपाउंड हैं जो परेशान करते हैं। यूँ माना जाता है कि अगर किसी कंपाउंड में किसी यौगिक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो रंग प्रदर्शित करेगा, और अगर किसी यौगिक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो रंग प्रदर्शित नहीं करेगा। भाई जनरल थॉट तो यही है। अब इसके बिहाफ पर अगर देखा जाए तो जो TiCl3 कंपाउंड है एनहाइड्रस निर्जलीय, इसमें टाइटेनियम किस में दिखाई दे रहा है? +3 में दिखाई दे रहा है। और टाइटेनियम +3 का जो विन्यास आएगा वो क्या आएगा? 3d1। एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो इसको रंग दर्शा देना चाहिए, लेकिन ये रंग नहीं दर्शाता। ये जो यौगिक है वो रंगहीन है, कलरलेस है। लेकिन अगर आप इसका हाइड्रेटेड फॉर्म बना देते हैं, आप बना देते हैं TiCl3.6H2O, ये जो हाइड्रेटेड फॉर्म है इसमें भी टाइटेनियम +3 है, और टाइटेनियम +3 है तो ये भी 3d1 आएगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें भी है। एक हिस्सा जो कि निर्जलीय है वो रंगहीन दिखाई दे रहा है, दूसरा हिस्सा जो हाइड्रेटेड सॉल्ट है वो आपको वायलेट कलर का दिखाई देता है। यानी हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाने पर कुछ तो चेंज आ रहा है। ठीक इसी तरह से आप कॉपर सल्फेट ले लें। जब आप निर्जल कॉपर सल्फेट लेते हैं ना, एनहाइड्रस, निर्जल यानी जल नहीं है, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है, इसमें आपको कॉपर किस में दिखाई देता है? +2 में ना। +2 में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा 3d9, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, रंग होना चाहिए। लेकिन ये पर्टिकुलर कंपाउंड रंगहीन होता है। लेकिन अगर आप इसका हाइड्रेटेड सॉल्ट ले लेते हैं, आप CuSO4.5H2O बना लेते हैं तो यह रंगीन मिल जाता है आपको। ये इसमें भी कॉपर +2 है, इसका भी विन्यास 3d9 है, इसमें भी एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और ये आपको रंगीन है, ये गहरे नीले रंग का होता है। अब इसको समझाने की कोशिश चल रही थी और इस चक्कर में डीडी ट्रांजिशन आया। डीडी ट्रांजिशन क्या कह रहा है कि जैसे ही आप संकुल बनाओगे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन हो जाएगा ना। भाई अगर इधर देखोगे इन दोनों केसेस में ये जो d ऑर्बिटल हैं वो समान ऊर्जा स्तर पे होंगे, ये क्या होंगे? समभ्रंश होंगे। ऊर्जा में कोई अंतर नहीं है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही कॉम्प्लेक्स बनाओगे इसमें क्या होगा? विपाटन होगा ना। मैं पर्टिकुलर अगर इस टाइटेनियम की बात करूं तो अष्टफल के क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन याद करें। ये Eg के 2 कक्षक ऊपर होंगे और ये जो T2G है इसके 3 कक्षक नीचे होंगे। अब होगा क्या कि सपोज एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन था, ये मैं इस कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूं, इसी के लिए स्प्लिटिंग दर। तो ये जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा? रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा। रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके लो एनर्जी से कहां जाएगा? हाई एनर्जी पे पहुंच जाएगा। फिर क्या होगा? ये हाई एनर्जी से वापस से लो एनर्जी पे लौटेगा, वापस से अपनी ग्राउंड स्टेट पे लौटेगा, और एनर्जी को क्या करेगा? रेडिएट करेगा। जो एनर्जी रेडिएट करेगा उसकी वजह से ही तो कलर दिखाई देता है। तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? ट्रांजिशन हो रहा है। कहां से कहां हो रहा है? न्यून ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में हो रहा है। इसीलिए तो इसको डीडी ट्रांजिशन, डीडी संक्रमण कहा गया है। क्लियर? अब आपसे पूछा जाए कि इस ट्रांजिशन को कब हम माने कि कब होगा, तो डीडी संक्रमण की आवश्यक शर्तें। कब होगा डीडी संक्रमण? तो आपको कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो लगेगा डी में। अगर डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं हुआ तो कहां से करा दोगे डीडी संक्रमण? तो आपको क्या चाहिए? कम से कम एक डी इलेक्ट्रॉन, कम से कम एक डी इलेक्ट्रॉन तो लगेगा। और उससे डी इलेक्ट्रॉन को अगर ट्रांजिशन करना है तो आगे कोई अर्धपूरित या फिर रिक्त डी कक्षक का होना जरूरी है। तो अगली शर्त जो होगी वो क्या होगी? कम से कम एक
आधा भरा हुआ, अर्धपूरित अथवा रिक्त कक्षक, ये दो चीजें होंगी तो ही मामला बनेगा, ये डी ट्रांजिशन आएगा। अगर ये दो चीजें होंगी नहीं होंगी तो डी ट्रांजिशन नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 3D0 एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, डी संक्रमण नहीं होगा, डी ट्रांजिशन नहीं होगा। और 3D1 इसमें भी एक भी युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पर भी डी संक्रमण नहीं होगा। तो 3D0 3D1 इन दोनों ही कंडीशन में डी ट्रांजिशन नहीं होता, डी संक्रमण नहीं दिखाई देता। ये फैक्ट है जो आपको क्या करना, याद करना है। क्लियर? यहाँ डी संक्रमण नहीं दिखाई देगा। आपको क्या चीज याद रखना है जो आपके सबसे ज्यादा काम की है, नोट लगा के लिख देता हूं कि जब भी ऐसा होगा यौगिक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, सो यदि संकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, अगर संकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो क्या आपको समझ में आना चाहिए? पहली चीज, संकुल रंगीन होगा, इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। संकुल रंगीन होगा, हालांकि अपवाद है, केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन भरे पड़े हैं। तो अपवाद के तौर पर आपको क्या याद रखना है कि जो Fe(F6)3- है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद भी ये रंगहीन है, इसमें रंग नहीं आता, ये रंगहीन होता है। और अगली चीज जो आपको याद रखनी है कि अगर संकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो रंगहीन होगा। अच्छा, क्वेश्चन इनडायरेक्टली भी पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है कि कौन सा संकुल ऐसा है जो दृश्य क्षेत्र में प्रकाश अवशोषित करता है? तो जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वही रंगीन दिखाई देगा, और जो दृश्य प्रकाश क्षेत्र अवशोषित करेगा वही दृश्य क्षेत्र में प्रकाश उत्सर्जित भी करेगा। तो आपको एक और चीज याद रखनी है कि अगर संकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा, ये दृश्य क्षेत्र में प्रकाश अवशोषित करेगा। बस यही छोटे छोटे थॉट्स हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको क्या करनी है, याद करनी है। अच्छा, इसका अगर रिवर्स है तो आप इसका रिवर्स कर ही सकते हो। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो संकुल क्या होगा, रंगहीन होगा, और क्या होगा, दृश्य क्षेत्र में प्रकाश अवशोषित नहीं करेगा। उसमें एक जरूर याद रख लेना नोट, K4FeCN6, इसमें आयरन जो आता है +2 आएगा, 3D6 होगा और बैक पेयरिंग हो जाएगी। उम्मीद है अब तक बैक पेयरिंग आपको याद होगी। तो अगर इसमें मैं बैक पेयरिंग करा दूंगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, फिर भी यह रंगीन है, फिर भी ये रंगीन है। ये येलो कलर का होता है, पीले रंग का होता है। तो ये एडिशनल फैक्ट है जो आपको क्या करना है, याद करना है। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। देखिए बेटा, डी ट्रांजिशन की हम बात कर रहे थे। एक और बड़ी खास चीज जो आपको याद रखनी है, संकुल जिस रंग को अवशोषित करता है कभी भी उस रंग का नहीं दिखाई देता। संकुल हमेशा उसके पूरक रंग का दिखाई देता है, याद रखिएगा। मैं नोट में लिख भी देता हूं, आप अच्छी तरह से याद कर लें। क्या याद करना, संकुल जिस रंग को अवशोषित करता है उसके पूरक रंग का दिखाई देता है। उस रंग का तो दिखता नहीं है, उसके पूरक रंग का दिखाई देता है। अब ये पूरक रंग कैसे पता चले, तो आपको क्या करना, एक कलर व्हील याद रखना है। वो बचपन में आपने याद किया, वो बिग गया, बस वही यूज करना है और आपके आंसर
बड़ी आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, विबग्योर तो याद होगा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, यहाँ पर ब्लू ग्रीन है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ग्रीन आ जाएगा, यहाँ पर येलो ग्रीन आएगा, यहाँ पर येलो आएगा, यहाँ ऑरेंज आएगा और यहाँ पर रेड आएगा। बच गया एक, तो इधर पर्पल है, ये आपको याद रखना है। और इतना तो आपको याद ही होगा कि जब आप यहाँ से वायलेट यानी बैंगनी रंग से लाल रंग की तरफ बढ़ते हैं तो क्या होता है, जो आवृत्ति है वो तो कम होती है। न्यू क्या है, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी आपको पता है कि बैंगनी रंग की सबसे ज्यादा होती है, आवृत्ति उसी की सबसे ज्यादा मिलती है, लाल रंग की आवृत्ति सबसे कम है। तो जब आप इस तरह से मूव कर रहे हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो, तो आवृत्ति जो हो रही है वो क्या हो रही है, कम होती जा रही है। और वेवलेंथ जो होगी, तरंग दैर्ध्य जो होगी, वो बढ़ती जाएगी। बस एक छोटा सा फैक्ट याद रखना है ये। अच्छा, इस बिल की हेल्प कैसे मिलेगी? जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं कि एक संकुल है जो पीले रंग का प्रकाश अवशोषित करता है, कैसा दिखेगा? तो अगर एक संकुल येलो कलर का लाइट एब्जॉर्ब करेगा ना, तो वो इंडिगो दिखाई देगा। एक संकुल जो नीले रंग का प्रकाश अवशोषित करता है, कैसा दिखाई देगा? ऑरेंज दिखाई देगा। एक संकुल जो ग्रीन कलर का लाइट एब्जॉर्ब करता है, वो कैसा दिखाई देगा? ग्रीन कलर का एब्जॉर्ब करेगा तो पर्पल दिखाई देगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको क्या करनी है, याद करनी है। अच्छा, एक और चीज, कहां पर ज्यादा तरंगदैर्ध्य का प्रकाश अवशोषित किया जाएगा, वो आप स्प्लिटिंग एनर्जी देख लो, T2G EG के बीच का गैप देख लो, उससे पता चल जाएगा। वो गैप जहां बड़ा होगा वहां ज्यादा आवृत्ति का। भाई आप समझो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि ये T2G इधर है और इधर EG है। अब अगर ये गैप ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को ऊपर जंप करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी ना, ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और ज्यादा ऊर्जा कब मिलेगी? ज्यादा ऊर्जा ज्यादा आवृत्ति के विकिरण से मिलेगी। तो ज्यादा आवृत्ति का, ज्यादा फ्रिक्वेंसी का विकिरण कब एब्जॉर्ब किया जाएगा? जब ये डेल की वैल्यू ज्यादा होगी। इन शॉर्ट, जो अवशोषित विकिरण की आवृत्ति है, क्लियर, ये न्यू क्या है, अवशोषित विकिरण की आवृत्ति, ये सीधे समानुपाती आएगी जो T2G EG के बीच का गैप है उसके। आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य का उल्टा मामला बैठता है। तो भाई अवशोषित तरंगदैर्ध्य जो होगी, अवशोषित विकिरण की जो तरंगदैर्ध्य होगी, वो व्युत्क्रमानुपाती आएगी किसके? डेल एक स्प्लिटिंग के। और उत्सर्जित तो इसका उल्टा हो जाएगा। भाई जो उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्ध्य आपको दिखाई देगी वो क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी डेल्टा के। अब यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? देखो, जैसे मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास 3 कॉम्प्लेक्स हैं, एक है NiNO2 3- और दूसरा कॉम्प्लेक्स है मेरे पास NiNH3 4- ले लेते हैं, निकल +2 में रखते हैं ना, और ये भी निकल +2 में, और एक मैं ले लेता हूँ N। थैंक यू बच्चों, हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए। हज़ारों बच्चे हमारा वीडियो देख रहे हैं। आप प्लीज़ यहाँ डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक दी गई है उस पर क्लिक करें और अपना इनरोलमेंट सुनिश्चित करें। बच्चों, आपको अगर डाउट सॉल्विंग से रिलेटेड कुछ चीज़ चाहिए, आप स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तब भी प्लीज़ हमारे प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करें, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में अवेलेबल है। H2O 6+2। अब अगर मैं लैम्डा एब्जॉर्ब की बात करूं इनके लिए, चलो क्वेश्चन में दिया है कि इनका लैम्डा जो अवशोषित है वो क्या आ रहा है, इधर लैम्डा 1 है, इधर लैम्डा 2 है, इधर लैम्डा 3 है। तो फिर आप बताओ सही स्टेटमेंट क्या होगा? और यहाँ से आपके 4
ऑब्जेक्टिव भी बना सकते हैं, 4 ऑप्शन भी बना देंगे भाई। ऑप्शन ए λ1 ग्रेटर देन λ2 ग्रेटर देन λ3, ऑप्शन बी λ1 लेस देन λ2 विच इज लेस देन λ3, ऑप्शन सी λ1 इक्वल टू द λ2 विच इज इक्वल टू द λ3, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्या होना चाहिए आंसर? अब आप गौर से देखो, डेल्टा का मैग्नीट्यूड चाहिए, और डेल का मैग्नीट्यूड मैंने बोला था 2 चीजों पे डिपेंड करता है, आपको याद है? डेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? पॉजिटिव ऑन सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन। केंद्रीय धातु परमाणु या फिर केंद्रीय धातु आयन पे जितना आप पॉजिटिव बढ़ाते जाओगे उतना ज्यादा ये स्प्लिटिंग आएगा। बट ये रूल तो यहाँ काम में आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा काम में? इधर भी निकल +2, इधर भी निकल +2, इधर भी निकल +2, तो चलो भाई ये रूल तो काम में नहीं आया। अगला रूल क्या था कि जो डेल्टा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? लिगेंड स्ट्रेंथ के, लिगेंड सामर्थ्य के, और ये रूल बिल्कुल हमारे काम में आ जाएगा क्योंकि ये लिगेंड इनमें तीनों में अलग अलग है। अगर मैं लिगेंड सामर्थ्य देखूं, ध्यान देना, लिगेंड सामर्थ्य, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखो बेटा, वर्णक्रम रासायनिक श्रेणी जो थोड़ी देर पहले लिखाई थी मैंने आपको, उसके बेहाफ पे जब देखोगे तो H2O तो सबसे दुर्बल मिलेगा, उससे प्रबल NH3 मिलेगा, NH3 से प्रबल NO2- मिलेगा। और वेवलेंथ का रिलेशन क्या है अवशोषित का? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। NO2 की वजह से कौन सी वेवलेंथ है? λ1 है। NH3 की वजह से कौन सी वेवलेंथ है? λ2 है। H2O की वजह से कौन सी वेवलेंथ है? λ3 है। जहां सामर्थ्य ज्यादा होगी, जहां डेल की वैल्यू ज्यादा मिलेगी, और जहां डेल की वैल्यू ज्यादा मिलेगी लैम्डा अवशोषित कम मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि λ1 सबसे कम होना चाहिए और λ3 क्या होना चाहिए? सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो सीधा सीधा कंसेप्ट अप्लाई करना है, आसान सा काम है, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन तो आते ही हैं। देख लें बेटा, एक चीज वापस से बोल रहा हूँ, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ना होने के बावजूद अगर कोई स्पीशीज कलर दर्शा रही है तो उसके 2 कारण हो सकते हैं। कौन कौन से 2 कारण हो सकते हैं? या तो ध्रुवण बहुत ज्यादा हो गया होगा, जैसे जिंक से ज्यादा ध्रुवण कैडमियम कराता है, कैडमियम से ज्यादा मरकरी। जिंक सल्फाइड का कोई कलर नहीं है, व्हाइट है। कैडमियम सल्फाइड येलो कलर का होता है, और मरकरी का सल्फाइड ब्लैक कलर का होता है। याद रखने लायक चीजें हैं ये। तो वहां पर कलर के रीजन क्या है? ध्रुवण। अदरवाइज जिंक +2 में D10 है, कैडमियम +2 में D10 है, मरकरी +2 में D10 है, सब में आपको D पैक मिलेगा, एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, फिर भी रंग आ रहे हैं ना, ध्रुवण की वजह से आ रहे हैं। दूसरा, इंटेंस कलर आते हैं 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बाद भी चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम की वजह से, आवेश स्थानांतरण वर्णक्रम की वजह से। आवेश स्थानांतरण वर्णक्रम के कोई उदाहरण हमने देखे क्या? बिल्कुल देखे हैं। कौन कौन से उदाहरण देखे हमने? KMnO4, K2Cr2O7, K2MnO4, K2Cr4, ये सारे कंपाउंड के जो कलर हैं वो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम की वजह से। उसमें अयुग्मित D इलेक्ट्रॉन की कोई जरूरत नहीं है, बिना उसके भी आ सकते हैं। क्लियर? चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। चलिए बेटा, अब कुछ बातचीत हो जाए स्थायित्व के बारे में। संकुल के स्थायित्व के लिए आप रासायनिक साम्य में जो आप साम्य अवस्था स्थिरांक देखते थे उससे मिला जुला एक कंसेप्ट यहाँ पर देखेंगे। एक रिएक्शन हो रही है, ये एक्वस आयन है, और ये सी बात है, आपको पता है आयन होगा तो उसके आसपास H2O जुड़े हुए होंगे। मैं मान के चल रहा हूँ NH2O इससे अटैच्ड है, और यहाँ पर N मेरे पास एक दंतुक लिगेंड भी है। जब रिएक्शन होगी तो एक दंतुक लिगेंड एक H2O को बाहर करेगा, उसकी जगह ले लेगा, और इस तरह से ये संकुल बनेगा। ठीक है, तो एक संकुल आप ये मान लो H2O के साथ, एक संकुल आप ये मान लो लिगेंड के साथ, जो हमने रिप्लेस किया है। अब साम्यावस्था स्थिरांक कैसे निकालते हो? उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता, और सांद्रता की घातांक क्या आ जाते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक नंबर। तो उसके हिसाब से आपने कर दिया। आप चाहो तो कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ पर NL लिख सकते हो, है ना, N लिगेंड है। यहाँ पर H2O क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जलीय विलयन में H2O की सांद्रता लिखने की जरूरत नहीं होती, वो हमेशा यूनिट कंसंट्रेशन ली जाती है, इकाई सांद्रता ली जाती है।
अब ये के की वैल्यू ज्यादा होने का मतलब क्या है? उत्पाद अधिक बन रहा होगा। उत्पाद अधिक क्यों बन रहा होगा? क्योंकि ज्यादा स्थायी संकुल हो रहा होगा। सो सीधा सीधा मतलब यह है कि के जहां पर ज्यादा है वहां पर संकुल का स्थायित्व ज्यादा होगा, जहां के कम है वहां संकुल का स्थायित्व कम है। और इसी वजह से कई बार इसे के एस बोला जाता है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट, स्थायित्व स्थिरांक। क्लियर? के एस का मतलब क्या है? स्थायित्व स्थिरांक। ज्यादा होना, अगर के एस की वैल्यू ज्यादा है तो संकुल का स्थायित्व ज्यादा है। दो एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिए हैं, जैसे एक कॉपर और एक सिल्वर। आप देख सकते हैं कॉपर के कॉम्प्लेक्स के लिए स्थायित्व स्थिरांक का मान ज्यादा है, सिल्वर के कॉम्प्लेक्स के लिए कम है। तो कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्थायी होगा? ऑब्वियस सी बात है, कॉपर का जो संकुल होगा उसका स्थायित्व आपको ज्यादा मिलेगा, और सिल्वर का जो संकुल होगा उसका स्थायित्व आपको कम मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अब संकुलों के स्थायित्व के लिए क्या क्या करना है, जो मैं कुछ नियम बता रहा हूं उन नियम को आपको फॉलो करना है। पहले नंबर का नियम पहले लगाना है, दूसरे नंबर का नियम दूसरे नंबर पे लगाना है, बस इतना याद रखना। और एक चीज और भाई, अगर पहले नंबर का नियम काम नहीं कर रहा तो दूसरे पे आओगे, दूसरे नंबर का नियम काम नहीं कर रहा तो तीसरे पे आओगे, तीसरे नंबर का नियम काम नहीं कर रहा तो चौथे पे आओगे। एक सीक्वेंस में ही आगे बढ़ना। जैसे सबसे पहले आप क्या देखो, किलेशन देखो। किलेशन क्या होता है याद है ना भाई? जब केंद्रीय धातु परमाणु केंद्रीय धातु आयन के साथ द्विदंतोक त्रिदंतोक यानी बहुदंतोक लिगैंड क्या करते हैं? अटैच होते हैं, तो वलय का निर्माण कर लेते हैं। और ये पूरा फिनोमेना क्या है? किलेशन है। जितनी ज्यादा रिंग बन जाए, जितनी ज्यादा वलय बन जाए, उतना ज्यादा किलेशन, तो स्थायित्व भी उतना ही ज्यादा मिलेगा। एक सीधी सीधी बात जो आपको याद रखनी है। हाँ, इस पर्टिकुलर कंसेप्ट का एक अपवाद भी आएगा, और वो अपवाद ये रहेगा क्योंकि किलेशन तो इधर है ऑक्जेलेट के साथ आयरन के कॉम्प्लेक्स के लिए, जबकि स्थायी साइनाइड वाला है। तो नो डाउट एक्सेप्शन तो है बट कम है, इनको अलग से याद कर लें। और ये एग्जाम में आता भी है, इसलिए एक्सेप्शन तो याद होना चाहिए। एप्लीकेशन देखते हैं, एक एक करके कॉम्प्लेक्स देखेंगे, पहले रूल याद कर लें। स्थायित्व की बात करें तो ज्यामिति देख सकते हैं। अगर भाई किलेशन से काम नहीं चल रहा तो ज्यामिति पे आ जाओ। क्यों? वर्गाकार समतलीय संकुल ज्यादा स्थायी होते हैं अष्टफलकीय संकुलों से, और अष्टफलकीय संकुल ज्यादा स्थायी होते हैं चतुष्फलकीय संकुल से। ये स्प्लिटिंग एनर्जी से पता भी चलता है। डेल एसपी सबसे ज्यादा होता है, डेल टी सबसे कम होता है। अब इससे भी बात ना बने तो फिर क्या देखो, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिगैंड की सामर्थ्य, जितना प्रबल सामर्थ्य का लिगैंड होगा स्थायित्व उतना ज्यादा मिलेगा। जैसे कार्बन दाता, नाइट्रोजन दाता, ऑक्सीजन दाता, तो जनरली कार्बन डोनर क्या होते हैं? प्रबल क्षेत्र लिगैंड होते हैं। नाइट्रोजन डोनर थोड़े से दुर्बल होते हैं, ऑक्सीजन डोनर और दुर्बल हो जाते हैं। तो वो चीज याद रखनी है। अच्छा, डी ब्लॉक एलिमेंट में समूह में ऊपर से नीचे जाने पर स्थायित्व बढ़ता है संकुलों का। 3D सीरीज की मेटल से ज्यादा स्थायित्व 4D सीरीज की मेटल का होगा, 4D सीरीज की मेटल से ज्यादा स्थायित्व 5D सीरीज की मेटल का होगा। जैसे क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन एक ही फैमिली के मेंबर है। क्रोमियम 3D सीरीज का है, मॉलिब्डेनम 4D सीरीज का है, टंगस्टन 5D सीरीज का है। तो अगर एक जैसे कॉम्प्लेक्स बनाओगे ना तीनों के, तो मॉलिब्डेनम का जो कॉम्प्लेक्स, टंगस्टन का जो कॉम्प्लेक्स होगा, उसका स्थायित्व तो आपको सबसे ज्यादा मिलने वाला है, सर्वाधिक मिलने वाला है। अब इसके अलावा और क्या है? केंद्रीय धातु आयन और केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था देख सकते हैं। ये जितनी धनात्मक होगी ऑक्सीकरण अवस्था, स्थायित्व उतना ज्यादा मिलेगा। और लीस्ट, जिसकी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा आपको कभी जरूरत पड़ने वाली है, आप सेंट्रल मेटल आयन का आकार देखें। केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन का आकार जितना छोटा होगा, संकुल उतना स्थायी मिलेगा। ये रूल है, जिस सीक्वेंस में उस सीक्वेंस में याद रखें, उसके बाद आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, याद रखिएगा। चलिए देखें जरा कुछ एग्जांपल जिससे हम ये रूल अप्लाई कर पाए। सपोज आपसे मैं पूछूं, एक तो है हेक्साएमीन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और दूसरा है मेरे पास इथाइलिन डायमीन में लेके आ जाता हूं इसमें, और बाकी के 4 NH3 रखने देता हूं। ये एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अगला एक कॉम्प्लेक्स जहां पर इथाइलिन डायमीन मेरे पास 2 हैं और NH3 2 हैं, और अगला कॉम्प्लेक्स जहां पर इथाइलिन डायमीन मेरे पास 3 है। स्थायित्व का क्रम भाई, यहाँ पर एक भी वलय नहीं होगी, इसमें एक इथाइलिन डायमीन से एक वलय बनेगी,
2 इथाइलिन डायमीन से 2 बनेंगी, 3 इथाइलिन डायमीन से 3 बनेंगी। जितनी ज्यादा वलय बनती जाएं स्थायित्व तो उतना ही ज्यादा मिलेगा। किलेशन जितना ज्यादा करते जाओगे स्थायित्व तो क्या होगा, उतना ज्यादा मिलेगा। ये पहला रूल। अच्छा, एग्जाम में लिखा हुआ थोड़ी आएगा कि रूल नंबर 1 लगाना है कि रूल नंबर 4 लगाना है। वो तो आपको सोचना पड़ेगा कि किलेशन दिख गया तो सबसे पहले किलेशन के ही रूल लगा दो। जैसे मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है NiF6 4- और एक है NiCN6 4-। बताओगे जरा कौन ज्यादा स्टेबल होगा? तो दोनों में निकल है, किलेशन दोनों में नहीं है, दोनों में अष्टफलकीय संकुल है, तो फिर क्या बचता है? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, लिगेंड की सामर्थ्य, साइनाइड प्रबल क्षेत्र लिगेंड है और फ्लोराइड दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है। ऑब्वियस सी बात है, साइनाइड में स्थायित्व तो क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। अच्छा, जब मैं आपसे बोलूं कि भाई तुलना करके बताओ, एक है मेरे पास NiCN4 डाई नेगेटिव और एक है मेरे पास NiCN6 4-। कौन ज्यादा स्थायी? बच्चे पता नहीं क्यों इसमें गड़बड़ करते हैं, उन्हें लगता है 6 साइनाइड है, ये ज्यादा स्थायी कर दो। आप भूल ही जाते हैं कि यहाँ पर जो संकरण आएगा वो DsP2 आएगा, यहाँ पर वर्गाकार समतलीय संकुल बनेगा, और NiCN6 में जो संकरण आएगा वो sp3d2 होगा, ये अष्टफलकीय होगा। और वर्गाकार समतलीय संकुल की स्थायित्व तो क्या होता है, ज्यादा होता है। यही छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपको याद रखने होते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं ये K3FeCN6 है और एक K4FeCN6 है, स्थायित्व का क्रम बताओ। तो भाई साइनाइड इधर भी, साइनाइड इधर भी, आयरन इधर भी, आयरन इधर भी, किलेशन इधर भी नहीं, किलेशन इधर भी नहीं, सब कुछ ही तो सेम है। फर्क कहाँ है? ये जो आयरन है इसमें वो +3 में है और इसका जो आयरन है वो +2 में। तो जहाँ ऑक्सीकरण अवस्था केंद्रीय धातु परमाणु की ज्यादा होगी वहां स्थायित्व क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं बेटा जो हमें यूज करने होते हैं और उससे हमारे आंसर आ जाते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स है क्रोमियम में, मॉलिब्डेनम में और टंगस्टन में, ठीक, ये हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स। अब इनके स्थायित्व के क्रम बताएं, कहाँ स्थायित्व कम होगा, कहाँ स्थायित्व ज्यादा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर 3D सीरीज से ज्यादा स्टेबिलिटी कहाँ मिलती है, 4D सीरीज में। 4D सीरीज से ज्यादा स्टेबिलिटी कहाँ मिलती है, 5D सीरीज में। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे NiCl4 डाई नेगेटिव, PdCl4 डाई नेगेटिव और PtCl4 डाई नेगेटिव। अब आपसे पूछा जाए स्थायित्व का क्रम बताओ, ये 3D सीरीज की मेटल, इधर 4D सीरीज की मेटल, इधर 5D सीरीज की मेटल, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर स्थायित्व क्या होता है, बढ़ता है। वो एक सिंपल सा कंसेप्ट लगा दो। प्यारे बच्चों, रोज आपके कमेंट आ रहे हैं कि सर आप इस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाएं, इस टॉपिक को थोड़ा सा एलेबोरेट करें, इसको समझाएं। प्लीज़ बेटा हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दरअसल हो ये रहा है कि कई बार जो टॉपिक आप बोलते हैं ऑलरेडी उस टॉपिक का वीडियो अवेलेबल होता है हमारे YouTube चैनल पर, है ना। आप जब बेल आइकॉन प्रेस करते हैं तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और वहाँ से आप हमारे सारे वीडियो देख पाएंगे। आपका आंसर आ गया। यहाँ पर आकर CFT के सारे कंसेप्ट हमने डिस्कस कर लिए। अब CFT की दिक्कतें क्या हैं, CFT के दोष क्या हैं? तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के दोष या फिर सीमाएं, जो भी आप बोलना चाहो, ध्यान देना। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की सीमाएं, वो ए बिगड़ गया थोड़ा सा, ए एनक का हिंदी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, यही ठीक है ना। सीमाएं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की सीमाएं क्या क्या है? सबसे पहली चीज, इसकी शुरुआत ही गलत है। CFT के अनुसार धातु और लिगेंड के बीच का बंध 100% आयनिक होता है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है ना। CFT के अनुसार क्या कहती है CFT कि धातु और लिगेंड के मध्य, धातु तथा लिगेंड के
मध्य जो बंध है वो पूर्णतः आयनिक होता है, बंध पूर्णतः आयनिक होता है। गलत बात है, ये सही नहीं है, क्योंकि नेचर का कोई बॉन्ड 100% ससंयोजी या 100% आयनिक हो ही नहीं सकता। तो हम बोल सकते हैं ना, जबकि प्रकृति में कोई बंध पूर्णतः आयनिक अथवा पूर्णतः ससंयोजी। नहीं हो सकता, ये तो असंभव बात हो गई, ये कैसे हो सकता है, गलत है। अच्छा, इसके अलावा और क्या दिक्कत है? जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसमें लिगैंड की सामर्थ्य की वजह क्या है, कारण क्या है? भाई यहाँ पे तो बोल दिया गया हमें कि भाई ये तो प्रायोगिक रूप से मिली हमें श्रेणी, बट कोई रीजन होना चाहिए क्यों कोई लिगैंड प्रबल क्षेत्र लिगैंड है, क्यों कोई लिगैंड दुर्बल क्षेत्र लिगैंड है, कोई रीजन नहीं है। सो अगला जो ड्रॉबैक है वो यही है, वर्णक्रम रासायनिक श्रेणी में लिगैंड की प्रबलता का कारण नहीं दिया गया, बताया ही नहीं गया कि लिगैंड आखिर प्रबल क्यों है, दुर्बल क्यों है। भाई अगर वाकई में ये नेगेटिव चार्ज आ रहा था और केंद्रीय धातु आयन के डी में जो इलेक्ट्रॉन थे उसके साथ नेगेटिव नेगेटिव का प्रतिकर्षण लग रहा था, तो सोचो जरा कि OH- और H2O में किसे प्रबल क्षेत्र लिगैंड होना चाहिए था? OH- को। हकीकत में H2O ज्यादा प्रबल क्षेत्र लिगैंड है, अगर उस सीरीज को देखोगे तो ये तो गलत भाग रहा है ना, नहीं होना चाहिए ऐसा। तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। तो बेटा हमने दो प्रॉब्लम तो देखी। पहली प्रॉब्लम, बॉन्ड 100% आयनिक कैसे हो गया? भाई पॉसिबल ही नहीं, नेचर का कोई बॉन्ड 100% आयनिक हो ही नहीं सकता। दूसरी प्रॉब्लम, लिगैंड की सामर्थ्य कहाँ ज्यादा कहाँ कम, उसका कोई रीजन तो दो, कोई रीजन नहीं। तीसरी प्रॉब्लम, बेटा इस थ्योरी में ये बोला गया कि भाई लिगैंड के जो मेटल के जो डी के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें असमान प्रतिकर्षण लगता है, इसीलिए डी उपकोष के जो कक्षक हैं उनमें स्प्लिटिंग है। पी ने क्या बिगाड़ा है, एफ ने क्या बिगाड़ा है? तो केवल और केवल डी उपकोष को ही सम्मिलित किया है, पी और एफ सब सेल पर क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन का कोई यहाँ पर कंक्लूजन नहीं है, ये दिक्कत है। सो अगला पॉइंट जो आपको याद रखना है कि CFT में सेंट्रल मेटल एटम या फिर सेंट्रल मेटल आयन में केवल डी उपकोष के इलेक्ट्रॉन कक्षक में विपाटन, इलेक्ट्रॉन में तो विपाटन होगा कैसे? तो किसमें होगा? डी उपकोष के जो कक्षक होंगे उनमें विपाटन को लिया गया है। एस, पी और एफ उपकोष को सम्मिलित नहीं किया गया। और ये भी एक दिक्कत ही है, भाई इनको भी सम्मिलित कर लेते, क्या दिक्कत थी? तो ये कुछ इसकी भी दिक्कतें हैं, और इसको हटा के एक और थ्योरी आई है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, हमारे सिलेबस में नहीं है, तो क्यों फालतू में उसको पढ़ें। इसके बाद हम अब आइसोमेरिज्म डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब कुछ बातचीत समावयवता के बारे में भी कर लें। आइसोमेरिज्म काफी सुना हुआ नाम लगेगा ये, है ना, समावयवता, आइसोमेरिज्म नाम से ही समझ में आता है, समान अवयव, अवयव समान है, मतलब कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जितने भी आप परमाणु बोल सकते हैं, सारे परमाणुओं की संख्या समान है, अणु भार समान है, सब कुछ समान है, फिर भी अलग है, कई मायने में एक दूसरे से अलग हैं। कैसे?
जैसे कोई 2-3 साल का बच्चा होता है ना, उसके बर्थडे पे आप गिफ्ट देते हो, तो उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं। कुल ब्लॉक की संख्या तो उतनी ही है, पर बच्चा क्या करता है, इधर का ब्लॉक उठा के इधर लगाता है, इधर का ब्लॉक उठा के इधर लगाता है। अगर मैं सरल भाषा में बोलूं तो बच्चा दरअसल समावयवी बना रहा है। कुल ब्लॉक वही है, सारे एलिमेंट वही हैं, बट उनका अरेंजमेंट अलग है। और कई बार तो वो इधर का ब्लॉक इधर नहीं भी लगाता, वो क्या करता है, वो जो ब्लॉक है उनको यूं तिरछा टेढ़ा करके लगाता रहता है। इधर वाला ब्लॉक इधर ही है, बट पहले अगर ऊपर की तरफ था तो अब नीचे की तरफ है। ये 3D में भी अरेंजमेंट है। तो कुल मिला के जब 2 या 2 से अधिक आपके पास क्या हो, ऐसे यौगिक मिले जिनके अणुभार समान हैं, परंतु या तो संरचना में अंतर आ रहा है, कनेक्टिविटी का जो ऑर्डर है वो अलग आ रहा है, या फिर त्रिविम में इनकी व्यवस्था अलग आ रही है, त्रिविम में इनके परमाणुओं का अरेंजमेंट अलग आ रहा है, तो इस तरह के कंपाउंड को आपस में क्या कहा जाएगा, समावयवी। ये फिनोमेना क्या होगी, समावयवता। तो यहां से समझ में आता है कि समावयवता बेसिकली हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। कौन से 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, एक तो है संरचनात्मक समावयवता। नाम से समझ में आ रहा होगा कि जो डिफरेंस आएगा वो किस में आएगा, संरचना में आएगा, स्ट्रक्चर में आएगा। कनेक्टिविटी का ऑर्डर अलग होगा, इधर की चीज इधर हो जाएगी, इधर की चीज इधर हो जाएगी। हमें 3D अरेंजमेंट देखने की जरूरत ही नहीं है। ये संरचनात्मक समावयवता है। और दूसरी कैटेगरी जो आती है वो है त्रिविम समावयवता। त्रिविम में परमाणु की व्यवस्था अलग अलग होगी। फिलहाल संरचनात्मक समावयवता में हम कौन सी समावयवता पढ़ेंगे, ध्यान देना। इसमें सबसे पहली जो समावयवता हम पढ़ेंगे वो आयनन समावयवता पढ़ेंगे। आयनन के बाद हम इसमें पढ़ेंगे हाइड्रेट आइसोमेरिज, हाइड्रेट समावयवता। हाइड्रेट के बाद इसमें एक और हम समावयवता पढ़ेंगे जो होगी लिंकेज आइसोमेरिज, संलग्नी समावयवता। मैं इसका इंग्लिश भी लिख देता हूं क्योंकि इंग्लिश ही जनरली सुनने में आता है, लिंकेज आइसोमेरिज। इसके बाद एक समावयवता हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज, समन्वय समावयवता। समन्वय समावयवता बोले तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज। इसके अलावा एक और समावयवता कोऑर्डिनेशन पोजीशन, समन्वय स्थिति समावयवता। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज, समन्वय स्थिति समावयवता एंड सो ऑन। ये तो बहुत सारे हैं। जैसे एक बहुलीकरण समावयवता भी है जो वास्तविक समावयवता का उदाहरण तो नहीं है, बहुलीकरण समावयवता। तो इतनी समावयवता तो हम पढ़ने वाले हैं किसमें, स्ट्रक्चरल में, संरचनात्मक में। ठीक, अब त्रिविम में अगर अरेंजमेंट चेंज हो जाए तो उसके आधार पर भी समावयवता होगी, जिसे आप क्या बोलोगे, त्रिविम समावयवता बोलोगे। त्रिविम समावयवता में दरअसल 2 तरह की समावयवता हैं जो हम डिस्कस करेंगे एक करके। एक तो इसमें आती है ज्यामितीय समावयवता, ज्यामितीय समावयवता बोले तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज। और दूसरी इसमें जो हम डिस्कस करेंगे वो है प्रकाशिक समावयवता। प्रकाशिक समावयवता बोले तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज। चलिए एक एक करके सारी समावयवताएं डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं और हम शुरुआत करते हैं किससे, संरचनात्मक समावयवता से। देखें जरा, जैसे हम बात करें आयनन समावयवता की तो नाम से समझ में आ रहा है
कि अणु भार तो इनके क्या होंगे, समान होंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो अलग नहीं होगा। लेकिन जब आप इनका जलीय विलयन बनाओगे तो जलीय विलयन में ये क्या करेंगे, भिन्न प्रकार के आयन देंगे, अलग अलग प्रकार के आयन देंगे, और इसीलिए नाम क्या पड़ा है, आयनन समावेशिता पड़ा है। अब कैसे हम आइडिया लगाएं कि आयनन समावेशिता कहाँ होगी कहाँ नहीं होगी। तो दरअसल ये ऋणायनिक संकुलों में होती है, धनायनिक संकुलों में होती है, सॉरी भाई। आपको पता है समन्वय मंडल पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा, आयनन मंडल पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो धनायनिक संकुल हो गया। अब होगा क्या कि इसमें कोई एक ऋणायन होगा, ठीक है, और ये ऋणायन हुआ सपोज टाइप 1 का। यहाँ आयनन मंडल में भी ऑब्वियस सी बात है, ये क्या होगा, ऋणायन होगा, और ये जो ऋणायन है वो किसका होगा, टाइप 2 का। अगर ये दोनों जगह पर ऋणायन है और ये ऋणायन अलग प्रकार के हैं, डिफरेंट टाइप के हैं, तो इनको आप एक्सचेंज करो। इनके एक्सचेंज पर क्या बनेगा, आयनन समावेशी बनेगा। समझे मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं सपोज CONH3 इधर Cl है और बाहर क्या है, सपोज बाहर मैं ले लेता हूं SO4, ठीक है। अभी इसका जलीय विलयन बनाओगे ना, तो जलीय विलयन में आपको धनायन क्या मिलेगा, देखो जरा, CONH3 Cl+2, ये तो धनायन मिलेगा, और ऋणायन क्या मिलेगा, SO4 डाई नेगेटिव, ये हमें ऋणायन मिलेगा, ठीक है। धनायन ऋणायन मिल गया। अब अगर मैं क्या करूं, सल्फेट को अंदर शिफ्ट कर दूं और Cl को बाहर शिफ्ट कर लूं, तो एक और इसका कंपाउंड मुझे इस तरह से मिल सकता है। अब Cl बाहर, इसका अगर मैं जलीय विलयन बनाता हूं तो जलीय विलयन में ये तो मेरे पास धनायन है और Cl- मेरे पास ऋणायन है। गौर से देखो दोनों को, दोनों कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आएगा, अणु सूत्र दोनों का समान आएगा, लेकिन जलीय विलयन में आयन के प्रकार क्या है, अलग अलग हैं। उधर जलीय विलयन में ऋणायन क्या मिल रहा है, सल्फेट, इधर जलीय विलयन में ऋणायन क्या मिल रहा है, क्लोराइड। तो आयनन समावेशिता है। अच्छा बताना, मैं यहाँ पर एक कंपाउंड लिखता हूं, सोचें जरा कि वो आयनन समावेशिता दर्शाएंगे कि नहीं दर्शाएंगे। क्या ये कंपाउंड आयनन समावेशिता दर्शाएगा? तो हमने देखा ये। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं प्लीज़ उन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों तक उनकी पहुंच हो सके। प्यारे बच्चों, आपका बहुत प्यार और स्नेह हमें मिल रहा है और यही वजह है कि हम हाईली मोटिवेटेड रहते हैं आपको अपनी बेहतर सुविधाएं देने के लिए, बेहतर सेवाएं देने के लिए। समन्वय मंडल, ये आयनन मंडल, आयनन मंडल में ऋणायन है लेकिन समन्वय मंडल में ऋणायन ही नहीं है। और ये समावेशिता दर्शाने की शर्त क्या है, दोनों जगह ऋणायन का होना जरूरी है, यानी यहाँ तो भूल जाओ आप, पॉसिबल नहीं है। अच्छा अगर मैं पूछूं, चलो एक चेंज कर लेते हैं, क्या यहाँ पर आयनन समावेशिता दर्शाई जाएगी? तो मैंने देखा समन्वय मंडल में ऋणायन है, बिल्कुल है, आयनन मंडल में ऋणायन है, बिल्कुल है, दोनों जगह ऋणायन है, लेकिन दोनों ऋणायन एक जैसे हैं। जबकि शर्त क्या थी कि दोनों ऋणायन के प्रकार क्या होने चाहिए, अलग होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तो ये दोनों क्या आपस में समावेशिता दर्शाएंगे? नहीं दर्शाएंगे। यहाँ पर आयनन समावेशिता संभव नहीं है। अगर मैं इस तरह का एक एग्जांपल लिख दूं, +2, क्या आयनन समावेशिता दर्शाएगा? नहीं दर्शाएगा। क्यों? इसमें तो काउंटर आयन ही नहीं है। कम से कम साथ में एक ऋणायन तो हो, तब तो आप क्या करोगे, आयनन समावेशिता दर्शाओगे। तो इसमें भी आयनन समावेशिता नहीं है। मैं एक सिंपल सा काम करूं, K4FeCN6 ले लूं। K4FeCN6 में क्या ये समावेशिता होगी? जी नहीं। मेटल को थोड़ी एक्सचेंज करते हैं, लिगेंड एक्सचेंज किए जाते हैं। ये भूल जाओ, ये संकुल ऋणायनिक है और आयनन समावेशिता केवल और केवल धनायनिक संकुलों में मिलती है। ऋणायनिक संकुलों में आयनन समावेशिता होती ही नहीं, तो यहाँ भी संभव नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज देखनी है। क्या देखनी है? एक ही चीज
आपके पास एक ऋणायन हो सरल प्रकार का, एक धन यहाँ पर भी एक ऋणायन हो सरल प्रकार का, इन दोनों ऋणायन के टाइप अलग अलग हों, तो इनको एक्सचेंज करोगे तब जो नया आइसोमर बनेगा वो होगा आयनन समावयवी। चलिए देखते हैं इसको और थोड़ा ध्यान से। देखें बेटा, यहाँ पे एक मैं कॉम्प्लेक्स बनाता हूं COH2O5 ClSO4, तो मैं आपसे पूछूं क्या इसमें समावयवता आएगी, आयनन समावयवता होगी? संकुल के अंदर ऋणायन है, बिल्कुल है। बाहर ऋणायन है, बिल्कुल है। क्या दोनों ऋणायन अलग अलग प्रकार के हैं? बिल्कुल हैं। मिल गई सारी कंडीशन, हो जाएगी आयनन समावयवता। तो एक तो ये बनेगा और दूसरा जो इसका आयनन समावयवी होगा उसमें सल्फेट अंदर आ जाएगा और Cl बाहर चला जाएगा। ये दोनों आयनन समावयवी हैं आपस में, ठीक है। कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? बिल्कुल पहचाना जा सकता है भाई, इसका जब जलीय विलयन आप बनाओगे तो जलीय विलयन में क्या होगा, ये तो आपके पास धनायन रहेगा +2 के साथ, और SO4 डाई नेगेटिव ये ऋणायन रहेगा, ठीक है। पहचानने का तरीका ये है कि ये जो जलीय विलयन आपको दिखाई दे रहा है ना, इसमें दो अलग अलग परख नली में लो। एक परख नली में तो आप क्या करो, बेरियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन जलीय विलयन ऐड करो। यहाँ पर क्या होगा, बेरियम सल्फेट से मिलके क्या बनाएगा, BaSO4 का व्हाइट PPT बना देगा, सफेद अवक्षेप बन जाएगा बेरियम सल्फेट का। और दूसरे में क्या करो, सिल्वर नाइट्रेट डालो, सिल्वर क्लोराइड से रिएक्ट करता है, सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है, तो इधर कोई प्रेसिपिटेट ही नहीं बनेगा। दूसरा आप चालकता देखो तो +2 -2 वाले आयन है, आवेश ज्यादा है, चालकता अच्छी खासी आएगी। अच्छा इधर क्या होगा, यहाँ पर अगर मैं एक्वस सॉल्यूशन बनाता हूं, जलीय विलयन बनाता हूं, तो धनायन और ऋणायन देखो जरा, H2O5Cl, ठीक है, SO4 ये तो धनायन है और Cl- क्या है, ऋणायन है। किसमें, जलीय विलयन में। पहली बात तो आयन पे आवेश कम है, चालकता कम आएगी, इधर चालकता ज्यादा मिलेगी, उससे भी आइडिया लगेगा कि ये दोनों अलग अलग हैं। एक दूसरा रास्ता और है, क्या है दूसरा रास्ता, ये दो रिएजेंट यूज करो, बेरियम क्लोराइड ऐड करने पर यहाँ कुछ नहीं होगा, क्यों, सल्फेट तो डब्बे के अंदर है, उसका प्रेसिपिटेट बनेगा ही नहीं। लेकिन जैसे ही आप इसमें सिल्वर नाइट्रेट मिलाओगे, सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन मिलाने पर प्रेसिपिटेट बन जाएगा सिल्वर क्लोराइड का। किस तरह का प्रेसिपिटेट बनता है, व्हाइट PPT। तो अगर सिल्वर नाइट्रेट से प्रेसिपिटेट बन रहा है मतलब क्लोराइड बाहर घूम रहा है, और बेरियम क्लोराइड से प्रेसिपिटेट बन रहा है मतलब सल्फेट बाहर घूम रहा है। तो साफ समझ में आता है यहाँ से कि दोनों तरफ आयन क्या है, अलग अलग है। तो ये दोनों आपस में क्या हुए, आयनन समावयवी। छोटी छोटी बातचीत है। तो चलिए बेटा अब हाइड्रेट समावयवता की बात की जाए। हाइड्रेट का मतलब क्या होता है, H2O। तो यहाँ पर होगा ये कि दो या दो से ज्यादा कंपाउंड के जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले रहेंगे, अणु सूत्र रहेंगे, वो तो क्या रहेंगे, समान रहेंगे, एक जैसे रहेंगे। लेकिन H2O में फर्क होगा। कहाँ होगा, या तो H2O समन्वय मंडल में फर्क दिखा रहा होगा या फिर आयनन मंडल में। तो समन्वय मंडल अथवा आयनन मंडल, इसमें क्या होगा, में जो H2O की संख्या है ये संख्या समान नहीं मिलेगी, ये संख्या आपको क्या मिलेगी, भिन्न मिलेगी। अगर ये दो तरह की चीजें हो रही हैं तो ये समावयवी क्या कहलाएंगे, हाइड्रेट समावयवी। और समावयवता क्या कहलाएगी, हाइड्रेट समावयवता। कैसे पहचाने, वापस से ये धनायनिक संकुलों में होती है। धनायनिक संकुल में क्या होगा, जो धनायन है वो संकुल प्रकार का होगा। ये आपके पास समन्वय मंडल है, धनायनिक संकुल है, इस पे पॉजिटिव मिलने वाला है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ आयनन मंडल है और आयनन मंडल पे क्या मिलने वाला है, नेगेटिव चार्ज मिलने वाला है। तो ऐसा हो कि या तो इधर H2O हो और यहाँ पर क्या हो, एक ऋणायन हो। तो आप H2O और ऋणायन की अदला बदली कर लो, इनको आप एक्सचेंज कर लो। इनके एक्सचेंज पे क्या बनेगा, हाइड्रेट आइसोमर बनेगा। या फिर इसका उल्टा भी हो तो भी चलेगा। मतलब ये समन्वय मंडल में तो आपको क्या दिखाई दे रहा है,
ऋणायन दिखाई दे रहा है, और आयनन मंडल जो है इसमें आपको H2O दिखाई दे रहा है। तो इन दोनों का एक्सचेंज कर लो तो भी क्या बनेगा, हाइड्रेट आइसोमर बनेगा। लेकिन यहां पर एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, एक नोट आपको याद रखना पड़ेगा। क्या नोट याद रखना पड़ेगा, ध्यान से देखना। जो H2O है वो हाइड्रेट के फॉर्म में तभी रहेगा, हाइड्रेट के रूप में तभी एक्सिस्ट करेगा जब संकुल पर, या संकुल भी नहीं, जब आयनन मंडल में साथ में एक ऋणायन हो। अगर बाहर डब्बे के बाहर ऋणायन नहीं है तो H2O हाइड्रेट के फॉर्म में नहीं मिलेगा। H2O हाइड्रेट के फॉर्म में मिलता ही तब है जब डब्बे के बाहर क्या होता है, एक ऋणायन होता है। समझना मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे हेक्सा एक्वा का एक कॉम्प्लेक्स लिया मैंने, चलो कोबाल्ट का ही ले लेते हैं। क्या ये आयनन समावयवता दर्शाएगा, हाइड्रेट समावयवता दर्शाएगा? बिल्कुल। डब्बे के अंदर H2O है, बाहर ऋणायन है, एक्सचेंज कर दो। तो इसका एक्सचेंज करोगे तो अगला जो बनेगा वो क्या बनेगा, H2O5। ठीक है, एक Cl अंदर हुआ, एक H2O बाहर हो गया, हाइड्रेट समावयवी है, बिल्कुल है। अभी एक और H2O को एक और Cl से बाहर कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर एक और H2O को आपने बाहर कर दिया एक Cl से तो क्या हो जाएगा, .2H2O आएगा। अब क्या मैं यहाँ पर एक और H2O से एक और Cl को बाहर कर दूं, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि टोटल हाइड्रेट आइसोमर, कुल हाइड्रेट समावयवी 4 होंगे? तो भाई मैं आपको बता दूं, ये 3 तो काउंट होंगे, ये चौथा वाला काउंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? डब्बे के बाहर H2O हाइड्रेट के फॉर्म में तभी रहेगा तो साथ में ऋणायन हो। इधर ऋणायन था, H2O टिक गया, इधर ऋणायन था, H2O टिक गया। यहाँ ऋणायन नहीं है, H2O हाइड्रेट के फॉर्म में टिकेगा ही नहीं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ पर कि इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के साथ कुल हाइड्रेट समावयवी कितने होंगे, तो कितने आएंगे कुल हाइड्रेट समावयवी? 3, 1 2 3। सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई भारी भरकम काम नहीं। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। अब सपोज आपसे यही पूछ लें कि चलो ये एक संकुल है, बताओ जरा हाइड्रेट समावयवता दर्शाएगा कि नहीं दर्शाएगा। देखो जरा, आपको लग रहा है कि यार समन्वय मंडल में H2O भी है, समन्वय मंडल के बाहर ऋणायन भी है, कर दो H2O को ऋणायन से एक्सचेंज, आ जाना चाहिए हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। नहीं आएगी बेटा। क्यों नहीं आएगी? खुद ही सोचो ना। अगर आपने ये Cl अंदर शिफ्ट कर दिया और एक H2O आप बाहर ले गए तो ये तो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। बाहर ऋणायन है क्या? नहीं है ना, ये आयनिक संकुल ही नहीं है, तो H2O हाइड्रेट के फॉर्म में कैसे आएगा? पॉसिबल ही नहीं है। इस कॉम्प्लेक्स के साथ, इस कॉम्प्लेक्स के साथ हाइड्रेट समावयवता नहीं होगी, इम्पॉसिबल है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो ध्यान देने होते हैं, काम आसानी से हो जाता है। अब तक हमने क्या सीखा? आयनन समावयवता हो या हाइड्रेट समावयवता हो, केवल और केवल धनायनिक संकुलों के साथ ही संभव है। ये ऋणायनिक या फिर उदासीन संकुलों के साथ ये दोनों ही समावयवताएं संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। चलिए अब अगली समावयवता की तरफ बढ़ते हैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म की बात कर रहा हूं मैं। संलग्नी समावयवता, नाम से ही कुछ समझ में आ रहा है क्या? लिंकेज अलग अलग होगा भाई। 2 समावयवी ऐसे होंगे जिनमें बाकी सारी चीजें एक जैसी होंगी, इवन दो समन्वय मंडल के अंदर लिगेंड भी एक जैसे होंगे, लेकिन लिगेंड के दाता परमाणु अलग अलग यूज हो रहे होंगे। उभयतंतुक लिगेंड याद है ना? आप तो ये मान लो ये जो समावयवता है वो उभयतंतुक लिगेंड की उपस्थिति के कारण होती है। तो पहला पॉइंट तो यही याद रखना। क्या याद रखना है? कि ये जो समावयवता है वो किसकी वजह से है? उभयतंतुक लिगेंड की उपस्थिति के
कारण होती है। अब उभयतंतुक लिगैंड की उपस्थिति के कारण होती है कैसे, समझना। जैसे मैं आपसे बोलूं कि यहां पर एक NO2 लगा हुआ है। अब मेटल की तरफ NO2 लगा हुआ है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ये जो लिंकेज है वो नाइट्रोजन से लगा हुआ होगा, उपसहसंयोजी बंध नाइट्रोजन से लगा होगा। भाई इसका आयुपेशी नाम कैसे आएगा, क्रोमियम +3 है ना। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या बोलोगे, पेंटा एमीन नाइट्राइटो N। यहाँ पे N क्या बता रहा है कि जो उपसहसंयोजी बंध है वो नाइट्रोजन से लगा है। कैसे पता चला, मेटल की तरफ नाइट्रोजन लिखा हुआ है। और नाइट्राइटो N के बाद क्या आएगा, केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन, वो क्या है, क्रोमियम। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन में 3rd। उसके बाद काउंटर आयन क्या है, क्लोराइड। ये इसका आयुपेशी नाम है। अब क्या इसमें लिंकेज आइसोमेरिज्म में, बिल्कुल है, क्योंकि ये उभयतंतुक लिगैंड है। उभयतंतुक लिगैंड अगर है तो आपको बस पलट के ही तो लिखना है। भाई NH3 5 है, NO2 की जगह ONO कर दो आप, ये बन गया लिंकेज आइसोमर। देखो आप, इसका आयुपेशी नाम क्या आता है, पेंटा एमीन नाइट्राइटो O, क्योंकि लिंकेज इस बार ऑक्सीजन से, तो नाइट्राइटो O, केंद्रीय धातु आयन क्रोमियम, ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन 3rd, काउंटर आयन क्लोराइड। ये दोनों आपस में क्या है, लिंकेज आइसोमर। तो क्या याद रखना, लिंकेज आइसोमेरिज्म किसकी वजह से होती है, उभयतंतुक लिगैंड की उपस्थिति के कारण होती है। अब अच्छा, इसमें जो चेंज करना है अंदर ही करना है, बाहर कोई आयन है कि नहीं है क्या फर्क पड़ता है, इससे कोई एक्सचेंज तो हमें करना नहीं। डब्बे के अंदर ही जब चेंज करना हो तो आवेश देखने की जरूरत नहीं है। यानी ये समावयवता धनायनिक में भी हो सकती है, ऋणायनिक में भी हो सकती है, उदासीन में भी हो सकती है। तो याद रखना कि जो लिंकेज आइसोमेरिज्म है, जो लिंकेज समावयवता है किसमें, धनायनिक, ऋणायनिक अथवा उदासीन, किसी भी प्रकार के संकुल में हो सकती है। और यहां पर हमारी बातचीत फिनिश होती है लिंकेज आइसोमेरिज्म से रिलेटेड। आगे हम डिस्कस करेंगे क्या, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, उपसहसंयोजी समावयवता। प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि जो टॉपिक हम यहाँ पढ़ा रहे हैं वो आप तक भी पहुँचें, आप भी उनका लाभ ले सकें, तो प्लीज़ कॉल करें 1800 21 21 799।